हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में कला के कुछ तत्वों की चर्चा किए थे और आज के इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है चित्र संयोजन के सिद्धांत। यानी किसी चित्र को हम किस तरह से संयोजित करते हैं कि वह चित्र देखने में अच्छा और सुंदर लगे। अगर हम कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं तो उससे चित्र अच्छा बन पड़ेगा। और वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? चित्र संयोजन के सिद्धांत तो बहुत ज्यादा हैं, कई सिद्धांत हैं, लेकिन हम लोग केवल महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो सिद्धांतों में देखें तो जो पहला सिद्धांत है सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रमाण, लय या गति और परिप्रेक्ष्य। तो ये मुख्य रूप से चित्र संयोजन के कुल 6 सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों की चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। और अगर आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए अगले वीडियो में, या हम आपको कमेंट के माध्यम से जो है उसका उत्तर देंगे। क्योंकि जो भी कमेंट आते हैं YouTube पर पढ़ाई से संबंधित, तो उसका मैं जरूर उत्तर देता हूं। और साथ ही साथ अगर कोई त्रुटि हो रही है पढ़ाई से के संबंध में, आपको लगता है कि नहीं इसमें इस तरह से सुधार होना चाहिए तो शायद वीडियो कुछ और अच्छा बने, तो आपके सुझाव का स्वागत है। आप सुझाव दे सकते हैं और सुझाव अच्छा लगा तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में इसको फॉलो किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं चित्र संयोजन के सिद्धांत। और सबसे पहले हम लोग पहला सिद्धांत देखते हैं सामंजस्य या सहयोग। अब प्रश्न होता है कि सामंजस्य या सहयोग क्या है? असल में चित्र संयोजन में जो एकता उत्पन्न करती है, किसी चित्र को संयोजित करने के लिए जो एकता उत्पन्न करती है वही सामंजस्य कहलाती है। असल में अगर हम लोग सामंजस्य की बात करें तो सामंजस्य का प्रारंभ विचारों से होता है। जब हम किसी विषय को लेकर उसके अनुरूप कलागत तत्वों का चयन कर अंतराल विभाजन करते हैं, तब यही तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं और सभी के सुसंगत प्रयोग से सामंजस्य संभव होता है। ये तो कुछ किताबी भाषा है, लेकिन अगर इसे हम सरल शब्दों में समझें कि जो कहा गया है अभी तक, उसे अगर हम लोग देखें कि जैसे अगर हम किसी वृद्ध व्यक्ति का हमें चित्र बनाना है तो सबसे पहले हम वृद्ध व्यक्ति के बारे में हमारे दिमाग में एक चित्र उभरेगा। हम विचार करेंगे कि भाई वृद्ध कैसा वृद्ध होना चाहिए, बहुत ज्यादा वृद्ध होना चाहिए कि कम वृद्ध होना चाहिए। तो एक हम अपने विचारों में उसे रखते हैं और उसके बाद में कलागत तत्वों को, जैसे अगर हम वृद्ध व्यक्ति को चित्र में चित्रित कर रहे हैं तो कलागत तत्वों का मतलब जो है रेखाएं, थोड़ा सा शिथिल रेखाएं खींचेंगे और चेहरे पर झुर्री वगैरह दिखाएंगे, क्योंकि उससे जो है वृद्ध होने का जो है
पता चलता है। और साथ ही साथ और भी कुछ कलागत तत्व हैं जिससे व्यक्ति के वृद्ध होने का स्पष्ट चीजें दिखेंगी, जैसे उसका कमर झुकी हुई हो, चलने के लिए हाथ में एक लाठी हो, और इन्हीं सबका प्रयोग करके जो है हमें एक सुसंगत चित्र में जो है सही तरीके से सामंजस्य उत्पन्न कर देते हैं। और इस सामंजस्य का होना भी चित्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चित्र में सामंजस्य नहीं होता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो है चित्र संयोजन का सिद्धांत पूरा नहीं हो सकता है। हम लोग चित्र संयोजन के सिद्धांत में सामंजस्य देखें, और सामंजस्य के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है संतुलन। असल में चित्र में सामंजस्य के साथ साथ संतुलन भी चित्र रचना का एक सिद्धांत है, जिसके माध्यम से चित्रों में विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। जैसे हम कोई चित्र चित्रित करते हैं और चित्र में कुछ भाग में आकृतियां बना दी जाती हैं, कुछ भाग खाली रहता है, और जो भाग खाली रहता है हम वहां भी कुछ आकृतियां बना करके चित्र में सामंजस्य लाते हैं, चित्र में संतुलन लाते हैं। और जब चित्र संतुलित हो जाता है तब वो अभी देखने में अच्छा लगता है। और इस तरह से संतुलन स्थापित हो जाने के बाद, और थोड़ा सा समझिएगा, संतुलन देख भी रहे होंगे कि चित्र बना हुआ है लेकिन धरातल पर कुछ ऐसे हैं जहाँ जगह खाली है, और वो एक तरफ चित्र बना हुआ है एक तरफ खाली है, तो थोड़ा सा चित्र में संतुलन नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब देखते हैं कि दूसरे तरफ भी कोई चित्र बन जाता है जो है, तब उससे चित्रों में संतुलन आ जाता है। तो इस संतुलन का होना भी जो है चित्र में बहुत महत्वपूर्ण है। और संतुलन के लिए एक और चीज है, वो संतुलन से उसका कोई संबंध नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी किसी चित्र को हम लोग एकदम से बीचों बीच में हाथ पैर बांध करके स्थिर मुद्रा में खड़ा कर देते हैं, और वह चित्र धरातल के केंद्र में बना देते हैं, बीचों बीच में बना देते हैं। और जब हम बीच में बना देते हैं बीचों बीच में, तब उसको देखने के लिए हम पहले चित्र को देखते हैं, फिर हमारी नजर जो है दोनों तरफ क्या होता है, फैलता है, और इससे जो है आंखों पर दृष्टिगत भार होता है, यानी आंखें थकान का अनुभव करती हैं। तो यह चित्र थोड़ा सा नीरस दिखने के लिए। लेकिन जब हम किसी चित्र को थोड़ा सा केंद्र से हट करके बना देते हैं और थोड़ा सा स्टाइल के साथ बना देते हैं, तब वह चित्र देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि केंद्र से हट करके किसी चित्र को बनाते हैं तो हमारे आंखों पर दृष्टिगत भार नहीं पड़ता है, और दृष्टिगत भार नहीं पड़ने से भी जो चित्र की जो नीरसता है वो समाप्त हो जाती है। चित्र अच्छे दिखेंगे और अच्छे लगेंगे भी। और इसके बाद में हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत देखेंगे, प्रभाविता। प्रभाविता को अगर हम लोग किताबी भाषा में देखें तो कह सकते हैं कि किसी चित्र में
दूसरे की तुलना में पहले को प्रमुखता देना प्रभाविता है। और चित्र में दर्शक की दृष्टि जिस पर सबसे पहले पड़ती है वह चित्र आकर्षण का केंद्र होता है। जिस पर पहले नजर पड़ती है, चित्र के जिस हिस्से पर पहले नजर पड़ती है, यदि कोई धरातल पर चित्र बना होता है तो इस पर पहले नजर पड़ती है, वह जो चित्र है वह मुख्य चित्र होता है और आकर्षण का केंद्र होता है और सबसे ज्यादा प्रभावी उसे माना जाता है और उसके तान प्रकाशित होते हैं, स्पष्ट होता है। लेकिन एक दूसरा चित्र होता है जिस पर दर्शक की दृष्टि बाद में पड़ती है, वह ज्यादा प्रभावी नहीं होता है और प्रभावी चित्र जो है की तान प्रकाशित होती है, रूप स्पष्ट होता है, जबकि अप्रभावी चित्र होता है उसके तान प्रकाशित नहीं होते हैं और रूप भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो प्रभाविता का भी महत्वपूर्ण भूमिका है चित्र संयोजन के सिद्धांत में कि यहाँ जो मुख्य चित्र होता है उसको में प्रभावी बनाना पड़ता है, स्पष्ट बनाना पड़ता है, तान प्रकाशित हो, उसे देखने में वो सुंदर लगे। और चित्र संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रमाण। प्रमाण या देखा सकते हैं आकृतियों का सही माप। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि हर चीज के नापने का एक पैमाना होता है। लंबाई नापने के लिए मीटर, तरल पदार्थ नापने के लिए लीटर, ठोस वजन नापने के लिए किलोग्राम, ऐसे विभिन्न पैमाने होते हैं। उसी तरह से चित्रों के नापने का भी एक पैमाना होता है जिसे हम ताल बोलते हैं। प्रमाण चित्र संयोजन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और प्रमाण के बारे में हमारे आचार्य वात्स्यायन ने अपने षडंग में दूसरे स्थान पर प्रमाण का उल्लेख किया। उन्होंने षडंग के 6 अंग बताए हैं, रूप भेदा प्रमाणान भावलाम योजनम सादृश्य षडंगम। इसमें प्रमाण को उन्होंने दूसरे स्थान पर रखा है। कई बार तो ऐसे सीधे क्रम दे दिया जाता है, रूप भेद प्रमाण भाव लाम योजना सादृश्य वर्ण का भंग, उसमें से आगे पीछे करके देखा ताकि कौन सा षडंग का जो है 6 अंगों का क्रम है। तो दूसरे स्थान पर प्रमाण है और प्रमाण को अगर एक शब्दों में समझना हो जिसे कहा गया आकृतियों का सही माप। यानी चित्र रचना के लिए प्रमाण या अनुपात का ध्यान रखना आवश्यक है और किसी चित्र को अगर हम सही अनुपात में प्रयोग करके चित्र चित्रित करते हैं तो वह चित्र नीरस और बेमेल नहीं दिखेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि विभिन्न चीजों के मापने का एक पैमाना होता है। अगर हम लंबाई नापने के लिए मीटर या वजन नापने के लिए किलोग्राम या तरल पदार्थ नापने के लिए लीटर जैसे विभिन्न पैमाने हैं, इसी तरह से चित्रों को नापने का भी एक पैमाना होता है जिसको ताल बोलते हैं। और एक ताल बराबर होता है एक स्तर के बराबर, यानी यहां से लेकर के यहां तक तो कहा गया है एक स्तर के बराबर। एक स्तर के बराबर अर्थात 12 अंगुल, ये आप अगर नापेंगे तो 12 अंगुल एक स्तर के बराबर होगा इसमें, और इसको एक ताल बोलते हैं। यानी 12 अंगुल या एक स्तर के बराबर को एक ताल बोलते हैं। और भारतीय विद्वान जो रहे हैं उन्होंने मानव शरीर की जो लंबाई है उसे इन्होंने 7.5 ताल बताया कि मानव शरीर की लंबाई 7.5 ताल की होती है।
जबकि इटली के महान मूर्तिकार हैं माइकल एंजेलो, उन्होंने मानव शरीर की लंबाई 8 साल बताए हैं। तो ये उनका मानना था जो है, लेकिन सामान्य रूप से मानव शरीर की लंबाई भारतीयों ने 7.5 ताल ही माना है। तो ताल से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक ताल कितना होता है। भी 2011 में पूछा गया था एक ताल होता है एक सर के बराबर या एक हाथ के बराबर, कई विकल्प थे जो है। तो एक सर के बराबर होता है, अगर सर नहीं दिया हुआ तो 12 आंगुल दिया होगा, अगर आंगुल दिया हो तो 12 आंगुल बराबर होता है एक ताल। तो हम लोग ताल देख लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमाण के अंतर्गत है। और उसके बाद में एक और सिद्धांत देखेंगे, लय या गति। दोस्तों यह भी चित्र संयोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और लय के अभाव में चित्र स्थिर प्रतीत होते हैं। और जब हम चित्रों में लय ले आते हैं, लय आ जाता है, तब वह चित्र जीवंत हो जाता है, या कह सकते हैं कि उसमें प्राण आ जाता है या जान आ जाता है। जैसे किसी चित्र को हम लोग देखें कि वो हाथ नीचे किए हुए स्थिर मुद्रा में खड़ा है और चित्र बीचों बीच केंद्र में बनाया गया है, तो उसमें हमें कलात्मकता या लयात्मकता का अभाव दिखाई देता है। लेकिन यदि वही मानव आकृति थोड़ी केंद्र से हट करके बनाई जाए और क्रियाशील अवस्था में बनाया जाए, क्रियाशील में थोड़ा सा स्टाइल में हमें लगे जिसे मूवमेंट हो रहा है, तो वह मानव आकृति क्रियाशील होगी और देखने में कलात्मक होगी और हमें वह रुचिपूर्ण लगेगा। तो इसलिए कहा गया है कि चित्र में प्राण जो आता है वह लय से आता है या गति से आता है, और चित्र लयात्मक होना, गतिवान होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चित्र संयोजन का एक और सिद्धांत देखते हैं, महत्वपूर्ण है परिप्रेक्ष्य, या इसी को दूरदृष्टि लघुता कहते हैं। असल में परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि हम जब किसी चित्र तल पर चित्र को हम दूर दिखाने का प्रयास करते हैं, और दूर इस रूप में होता है कि जब चित्र अस्पष्ट हो, धूमिल हो, छोटा हो और कम प्रभावी बनाया गया हो। और चित्र तल पर जो नजदीक के चित्र हों वो स्पष्ट बनाए गए हों, बड़े बनाए गए हों, उसके तान प्रकाशित हो, जो चित्र के अग्रभूमि में बनाया जाता हो। तो ये जो चित्र है इसी को परिप्रेक्ष्य बोला जाता है। दूरदृष्टि लघुता, यानी जो दूर के या आकृतियां बनाई गई हैं वो लघु हो, अस्पष्ट हो, तान उसके प्रकाशित ना हो, और नजदीक की चीजें हों वो प्रकाशित हों, उसके तान बड़ी हो, अस्पष्ट हो, सुंदर हो। तो इस तरह का जो चित्रों में प्रयोग होता है इसी को परिप्रेक्ष्य बोलते हैं या दूरदृष्टि लघुता बोलते हैं, और इससे चित्र की सुंदरता बढ़ जाती है। नहीं तो हम लोग देखे हैं भारतीय चित्रकला में पाल शैली में, अभ्रंश शैली में और भी कई शैलियां हैं, इसमें एक ही धातु पर सब चित्र बना दिया गया है, और इससे चित्र जो है नीरस दिखते हैं, उतने सुंदर नहीं दिखते हैं। लेकिन जब हम चित्रों में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं तो चित्रों में जो दूर की चीजें हैं कि नजदीक की चीजें हैं, दूर की चीजें ऐसा हो कि हमें दूर की दिखती हुई प्रतीत हो, नजदीक की चीजें हमें नजदीक की दिखती हुई प्रतीत हो, तो ये परिप्रेक्ष्य है। और ये परिप्रेक्ष्य यूरोपीय प्रभाव था, लेकिन भारतीय चित्रकला में देखें तो मुगल काल से
चित्रों में परिपेक्ष लाने की शुरुआत हो गई थी और मुगल शासकों में अकबर के समय के चित्रों में कहीं कहीं पर परिपेक्ष दिखाने का प्रयास किया गया है। ये यूरोपीय प्रभाव है, ताकि अकबर के समय के जो चित्रकार रहे हैं उन्होंने कभी यूरोपीय पद्धति से चित्रकला की शिक्षा नहीं ली, न उनके बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन तब भी जो है अपने चित्रों में परिपेक्ष दिखाने की शुरुआत अकबर कालीन चित्रकारों ने करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में चित्र संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से, उन सिद्धांतों को देखें और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी कला के तत्व के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और आज वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।